Hi everyone, very good evening to all of you. Welcome to अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के इस सेशन में हम पार्लियामेंट्री कमिटीज या संसदीय जो समिति होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इट इज रिलेवेंट विथ यूपीएससी सिलेबस जीएस पेपर 2 पार्लियामेंट फंक्शनिंग पॉलिटी और गवर्नेंस का ये मुख्य हिस्सा रहता है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या हैं, कितनी कमिटीज होती हैं, इनका क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट, क्या कुछ लूप होल्स या शॉर्टकमिंग्स हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। सबसे पहले व्हाई इट हैज बीन इन द न्यूज, ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में कंटेक्स्ट ये है कि जो डिपार्टमेंट रिलेटेड मतलब जो विभाग से संबंधित जो स्थायी स्टैंडिंग कमिटीज हैं वो सितंबर 20 तक यहाँ पर फाइनलाइज हो जाएगी। तो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज ये पार्लियामेंट्री कमेटी का ही हिस्सा है। तो हमें समझना होगा कि कौन सी कमेटी का ये एग्जैक्टली एक टाइप है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन इसमें क्या क्या रोल प्ले करते हैं, ये चीज आज के हम सेशन में कवर करेंगे। सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी या संसदीय समिति है क्या? तो एक तरह से अगर हम ब्रीफ में कहें तो एक सांसद जितने भी हमारे एमपीज हैं उनका एक पैनल है, राइट। और इसमें जो सदन है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही हाउसेस से जो मेंबर्स हैं वो या तो नियुक्त होते हैं, इलेक्ट होते हैं, राइट, या फिर अपॉइंट होते हैं। और अगर हम बात करें तो या तो स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नॉमिनेट करते हैं, मतलब नामित किया जाता है। तो एक तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी एक वो कमेटी है जहां पर मेंबर्स इलेक्ट या अपॉइंट होते हैं हाउस के द्वारा, राइट, और दूसरा जहां पर जो मेंबर्स हैं वे या तो स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा नामित होते हैं, वही मिलके बनाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। अब अगर हम बात करें तो एक किसके अंदर मतलब किसकी डायरेक्शन में निर्देश के अनुसार काम करते हैं, तो स्पीकर या चेयरमैन के अनुसार। साथ ही में जो भी इनकी फंक्शनिंग या जो भी इनकी रिपोर्ट होती है वो भी ये स्पीकर ऑफ द हाउस को ही यहाँ पर सबमिट करते हैं, या फिर लोकसभा के द्वारा जो सेक्रेटरीट यहाँ चुना गया है उसे यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को पेश किया जाता है। तो संसदीय समिति के बारे में हमने समझा कि ये है क्या। दूसरी चीज, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है इनका ओरिजिन कहाँ से आता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश की सांसद से हमने ये चीज यहाँ पर लागू करी है। तो ये हमारी दूसरी चीज है जो हमने समझी। अब आते हैं, क्या हमारे एमपीज के पास कोई ऐसे संवैधानिक प्रावधान है, कोई प्रिविलेजेस है? तो ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 108 मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118, 105 और 118। 105 अनुच्छेद क्या कहता है? 105 अनुच्छेद एमपीज को दिए गए कुछ प्रिविलेजेस की बात करता है, उनके कुछ विशेष अधिकार जो हैं उनसे संबंधित यहाँ पर बात करता है। और 118 में ये लिखा है कि जो भी सांसद है उन्हें अपनी प्रक्रिया या कार्य को करने के लिए जो भी उन्हें बोल सकते हैं एक प्रोसीजर अपनाना है तो उसके लिए नियम बनाने का यहाँ पर अधिकार देता है। तो ये तो 105 और 118 अनुच्छेद एमपीज को यहाँ पर दिए गए हैं ताकि वो ऐसे पार्लियामेंट या बोल सकते हैं सांसद के काम में हाथ बटा पाए। ये तो रहे हमारे अनुच्छेद 105 और 118 जैसे कि मैंने आपको बताया। अब अगर हम बात करें कि क्या जरूरत है पार्लियामेंट्री कमेटीज की, मतलब जितनी भी संसदीय समिति होती हैं इनकी जरूरत क्या है? देखिए, अगर हम बात करें तो वी आर अमंग्स द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड। इतना बड़ा देश है, इतनी ज्यादा विविधता है और हमारे यहाँ पर जो काम का बोल सकते हैं बर्डन है सांसदों पे वो बहुत ज्यादा है। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पर कम करना और थोड़ा सा जो पार्लियामेंट का काम है उसका जो बर्डन है उसे भी थोड़ा सा ईज आउट करना, इसलिए कुछ ऐसी कमिटीज बनाई जाती है ताकि वो दूसरे कामों में हाथ बटा पाए। दूसरा कि जो भी हम डिस्क्रिप्शन मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में अगर कोई चीज़ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं इन द BMW जो बजट सेशन है, मॉनसून है, विंटर सेशन है, जो भी सेशंस होते हैं, अगर
कुछ मुद्दों पर हम एज एग्जॉस्टिवली हम डिस्कस नहीं कर पाते, तो उसको यहाँ पर वो डिमांड्स को कंसिडर करते हैं, सुनते हैं और उसी हिसाब से उस पर काम करते हैं। तीसरा कि हसल और बसल इतनी होती है पार्लियामेंट में कि हम कुछ इश्यूज और कुछ चीज़ों को सही से डिस्कस नहीं कर पाते, तो कमिटीज़ का ये उद्देश्य रहता है कि जो भी उन्हें काम करना है उसे बहुत ही काम और कंसिडरेट मैनर में वो कर सकें। चौथा, इसमें बहुत अच्छे अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्टीज का यहाँ पर होना होता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट्री कमिटीज के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए, कि उन्हें एक बोल सकते हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर वो अपने इंसाइट्स या जो भी उनका नॉलेज है विथ रिस्पेक्ट टू देयर फील्ड्स वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और आखिर में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री कमेटी एक तरह से एक हेल्पिंग हैंड की तरह है पार्लियामेंट के लिए। तो यहाँ पर वर्क बर्डन को, ओवरऑल वर्क बर्डन को कम करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। क्लियर? अब देखिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी है कितने तरह की, तो दे आर ऑफ टू काइंड्स। ध्यान से सुनिएगा, दो तरह की कमिटीज होती हैं, एक होती है एड हॉक, एक होती है स्टैंडिंग कमिटीज। इन्हें आप इंग्लिश में याद रखें तो ही बेहतर है, क्योंकि इनके नाम में ही इनका मीनिंग छुपा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्लो चार्ट में आपको दिखेगा पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैंडिंग कमेटी होती है और एडहॉक कमेटी, दो तरह की कमिटीज होती हैं। स्टैंडिंग कमेटी में फिर से दो तरह की कमिटीज हैं, फाइनेंशियल स्टैंडिंग मतलब वित्तीय स्थायी समिति, और डिपार्टमेंट रिलेटेड मतलब विभाग से संबंधित जो स्थायी समिति है। दूसरी तरफ जो एडहॉक कमेटी है, मेजर जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये एक तरह से अस्थायी कमेटी होती है। इसे कुछ विशेष पर्पस के लिए, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। ये टेम्पररी होती है और काम होने के बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, जैसे कि जॉइंट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी। तो हम एक एक करके अब इन कमिटीज को समझेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी कहाँ से उत्पन्न हुई, फिर हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट्री कमेटी दो तरह की है, एडहॉक और स्टैंडिंग कमेटी। एडहॉक कमेटी की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट, एडहॉक का मतलब क्या हो गया कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाई जा रही है, कुछ एक मुख्य उद्देश्य के लिए ही बनाई जाती है। इसका लॉन्ग टर्म में रोल नहीं रहता है, राइट, और काम हो जाने के बाद इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। क्लियर? तो एक तरह से ये सलाहकार जैसी समिति है, एडवाइजरी ये समिति है। ये एडवाइस करती है और इंक्वायर करती है कुछ चीज़ों पे, बिल्स पे एडवाइस करना, रिपोर्ट्स पे कुछ इंक्वायर करना। तो एक तरह से कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए समय समय के साथ बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू द नीड, और ये टेम्पररी है मतलब अस्थायी यहाँ पर समिति है, किसी स्पेसिफिक पर्पस या टास्क के लिए बनाई जाती है, और जैसे ही टास्क खत्म होता है इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये तो है एडहॉक कमेटी के बारे में। एम आई क्लियर? अब अगर हम बात करें तो देखो, एडहॉक कमेटी को हम इंक्वायरी और एडवाइजरी कमेटी कह रहे हैं कि ये जो भी पर्टिकुलर मैटर या इशू है उन पे फोकस करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, और किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी पब्लिक पॉलिसी हो गई, बिल्स हो गए, उन पे अपनी सलाह देती है। तो ये तो है आपकी एडहॉक कमेटी, वन ऑफ द मेजर पार्लियामेंट्री कमेटी। दूसरी आती है स्टैंडिंग कमेटी, दैट इज एक तरह से बोले तो एक स्थायी समिति है ये। स्टैंडिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो ये आपकी परमानेंट कमेटी है, मतलब इसे किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए जरूरत के अनुसार नहीं बनाया जाता, ये परमानेंट है, स्थायी है। संसद इसे बनाता है, मतलब पार्लियामेंट इसका एस्टैब्लिशमेंट करता है, और स्पेसिफिक एरियाज को एड्रेस करने के लिए जो भी आपकी सार्वजनिक नीति है, मतलब जिसे हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसी जिसे हम सार्वजनिक नीति कहते हैं, या फिर प्रशासन जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के अंदर काम करने के लिए इन कमिटीज को बनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये हर पार्लियामेंट्री सेशन हम देखते हैं कि जो सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, उसके शुरुआत में, हर सेशन के शुरुआत में स्टैंडिंग कमिटीज को बनाया ही जाता है। तो ये एडहॉक की तरह बोल सकते हैं टेम्पररी कमिटी नहीं है, ये स्थायी कमिटी है। क्लियर? अब देखिए, स्थायी कमेटी के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कमेटी आती है। तो स्थायी कमेटी में सबसे पहली टाइप की जो कमेटी है वो है आपकी फाइनेंशियल कमिटीज, मतलब वित्तीय समिति। वित्तीय समिति में तीन तरह की कमिटीज आती है, एस्टीमेट,
पब्लिक अकाउंट्स एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन वित्तीय जो समिति है, जो स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा है, उन तीनों के जो नाम है आप इंग्लिश में ध्यान रखें तो बेहतर है, क्योंकि इट विल हेल्प यू नो टू ग्रेस्प, मतलब रिटेन करने के लिए आपको इजी रहेगा। सबसे पहले देखिए आप, हम बात करते हैं एस्टिमेट्स कमेटी की। ठीक है, एस्टिमेट्स कमेटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज़ादी से पहले आपके बिफोर इंडिपेंडेंस एक स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी हुआ करती थी, स्थायी वित्तीय समिति, राइट। तो ये ऐसा कहा जाता है कि जो एस्टिमेट कमेटी है ये उसी का एक सक्सेसर है, मतलब उसी को आगे हमने लागू कर दिया है। क्लियर। 1950 के अंदर जॉन मथाई, अगर हम ध्यान दें, जॉन मथाई, इनके रिकमेंडेशन पर ये कमेटी बनाई गई थी, एस्टिमेट्स कमेटी। और कन्वेंशन के हिसाब से, कन्वेंशन का मतलब क्या हो गया, ऐसा बोलते हैं ना कि रिवाज के अनुसार, इस तरह से कहीं पे मतलब रूल या कानून नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन इस कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर, राइट। और ये कमेटी बनती कैसे है, तो ये जो कमेटी है हमारी, सीधी सी बात है कि इसमें 30 मेंबर होते हैं और सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि सारे के सारे मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा, लोअर हाउस जो है हमारा, 30 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा से इलेक्टेड होते हैं, राइट। और उनमें से जो रूलिंग पार्टी का मेंबर है वो चेयरमैन होता है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, 1 साल का टेन्योर होता है और लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड। दूसरी कमेटी की बात करें तो वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी अगर हम देखें तो आपकी, इनके जो चेयरमैन है, अब ध्यान दीजिएगा, इनके जो चेयरमैन है वो अगेन अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन कौन होगा, मेंबर ऑफ ऑपोजिशन। मतलब जो रूलिंग पार्टी के ऑपोजिशन में है उस पार्टी का कोई मेंबर इस कमेटी का चेयरमैन होता है। पिछली बार हमने क्या देखा, एस्टिमेट्स में रूलिंग पार्टी का कोई चेयरमैन होगा, राइट। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो ऑपोजिशन पार्टी है उसका मेंबर यहाँ पर चेयरपर्सन होता है। डन। अब ये पार्टी कब बनी, तो 1921 में ये पार्टी का ये कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। किससे तहत, तो 1919 में जो मॉन्टेग शेल्मफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे उसके अंदर आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी बन के आई उनके रिकमेंडेशन के अनुसार। और इनका मेन काम जो रहता है वो ये रहता है कि जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है, जो कैग है, उनकी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना कि जो भी उन्हें अलॉटेड अमाउंट दिया है वो किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, कहाँ कहाँ पर पैसा गया है। तो इस तरह से कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करना, और उस रिपोर्ट्स को एग्जामिन करने में कैग जो है वो खुद इनका हेल्प करते हैं इस कमेटी का। तो कैग को एक तरह से गाइडिंग एज अ फिलोसोफर भी माना जाता है ऑफ दिस कमेटी। तो ये चीज हमने पढ़ी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में। अब जो मेंबर्स हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, वो दोनों ही आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही निर्वाचित होके आते हैं। इसके अंदर टोटल 22 मेंबर है, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। दोनों ही पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेट के अलावा ये दोनों कमेटी जो है इनमें सेम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, दोनों में 22 हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। टेन्योर 1 साल का होता है और ये दोनों हाउसेस से निर्वाचित होके आते हैं। वहीं पे एस्टिमेट कमेटी में हमने क्या देखा, 30 मेंबर होते हैं और 30 के जो मेंबर्स है 30 आउट ऑफ 30 दे कम फ्रॉम लोकसभा ओनली, इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा। डन। तीसरी कमेटी जो है वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है। जैसा कि हमने अभी देखा, इसमें भी कितने मेंबर्स हैं, 22 मेंबर्स हैं, 15 आ रहे हैं लोकसभा से इलेक्ट होके और 7 आ रहे हैं राज्यसभा से। क्लियर। दूसरा कि कैग की जो रिपोर्ट है पब्लिक अंडरटेकिंग्स को लेके, ये उसी को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। अब ये कमेटी बनी कैसे थी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कमेटी स्थापित हुई थी कृष्ण जो मेनन है उनके रिकमेंडेशन के अनुसार। क्लियर। तो कृष्ण मेनन जो है
राइट, उनके रिकमेंडेशन के अनुसार 1964 में ये कमेटी बनकर आई थी। और ये कमेटी जो है ये एडवाइजरी ही होती है नेचर के अंदर, सलाह ही देती हैं। और तीसरी चीज, जो इसके चेयरमैन होंगे, भले ही इनके मेंबर्स दोनों हाउस से सेलेक्ट होके आते हैं, बट चेयरमैन कोई ना कोई लोकसभा का मेंबर ही होगा। ये हमें ध्यान रखना है फॉर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। क्लियर? तो हमने सबसे पहले पढ़ी पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी को हमने समझा, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट्री कमेटी कितने तरह की होती हैं, राइट? हमने एडहॉक कमेटी पढ़ी और स्टैंडिंग कमेटी पढ़ी। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर दो तरह की कमिटीज होती हैं। एक होती है आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग, मतलब वित्तीय स्थायी समिति, और एक होती है डिपार्टमेंट रिलेटेड। तो स्टैंडिंग कमेटी की हम फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज में तीनों कमिटीज पढ़ चुके हैं, जिसमें आपकी एस्टिमेट्स कमेटी आती है और पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब हम बात करते हैं जो स्टैंडिंग कमेटी का दूसरा मुख्य भाग है, दैट इज डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, जो अभी हाल ही में न्यूज में रहा है और सितंबर 20 तक बताया जा रहा है कि जो बोल सकते हैं कि कमिटीज के जो मेंबर्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स है वो फाइनलाइज हो जाएंगे। तो DRSCs जो है ये कौन सी कमेटी है? एक स्टैंडिंग कमेटी है। अब जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती है, ये बेसिकली हर एक विभाग, अलग अलग विभाग के लिए काम करती है। रेलवेज हो गया, हेल्थ हो गया, IT हो गया, राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अलग अलग जितने भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गए, रेलवेज, हेल्थ, जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, फाइनेंस है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए इन कमिटीज को, इस कमेटी को बनाया जाता है। इन टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं? तो इन टोटल 24 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज बनाई जाती है। इसकी शुरुआत हुई 1993 के अंदर, और हर एक डिपार्टमेंट वाली जो स्टैंडिंग कमेटी है, जैसे रेलवे के लिए बन रही है, हेल्थ के लिए बन रही है, सभी में 31 मेंबर्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 21 लोकसभा से आते हैं, 10 राज्यसभा से आते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल कितने डिपार्टमेंट? 24 डिपार्टमेंट्स हैं जिसके लिए स्टैंडिंग कमिटीज बनती है। और अगर हम इनके बेसिक फंक्शन की बात करें तो बेसिक फंक्शन में जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई आपकी, राइट, आपकी रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, तो ये सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं इनके और जो डिपार्टमेंट्स है इनकी रिपोर्ट्स को ये स्टडी करते हैं, राइट। तो एनुअल जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उनको स्टडी करना, उनको कंसीडर करना इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का काम होता है। इसके जो मेंबर्स हैं ये नॉमिनेट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेंबर्स DRSC के, क्योंकि हमने फाइनेंशियल कमिटीज में देखा कि तीनों ही कमिटीज जो है उनके मेंबर्स इलेक्ट होके आ रहे हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं, उनके मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, मतलब दोनों ही हाउसेस से। अगर लोकसभा से है तो स्पीकर नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा से है तो चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं, राइट। तो ये था आपका एक ब्रीफ पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। ऑल राइट, सो आपको अगर ये पूरा जो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, जो भी पॉइंटर्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, आप हमारी अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर जाकर करंट अफेयर्स में इंग्लिश वाले पोर्शन में ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। मैंने बहुत ब्रीफ में आपको पूरी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।